everyone, this is Deepanshu Rajput and I welcome to all of you in my amazing biology class। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर और बायोलॉजी की इस महासंग्राम क्लास में संपूर्ण बायोलॉजी का स्वाहा करने वाला हूं। आज की जो क्लास है आपकी बहुत अच्छी किस्मत है कि आप इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं। तो एक ही क्लास के अंदर सब कुछ समाप्त करूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के सारे मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज कराऊंगा और उसके अलावा जो वीवीआईएमपी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है, अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आप बायोलॉजी के अंदर 65 नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास को अभी एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। हाँ, तो आप लोग पूछोगे कि दीपांशु भैया आप कितने नंबर आए थे बायोलॉजी में, तो मेरा आंसर आप सभी प्यारे भाई बहनों को कि मेरे बायोलॉजी में 95 मार्क्स हैं। मैंने बायोलॉजी के अंदर 95 नंबर स्कोर किया है। कैसे स्कोर किया? इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर तो आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा मैं। तो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, और ये वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसमें कीट परागण होता है, मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें कीटों द्वारा परागण होता है। तो ये हमें तैयार करना है। पहला ऑप्शन जो है हमारा गुड़हल, दूसरा ऑप्शन हमारे पास अंजीर, तीसरा ऑप्शन हमारे पास गेहूं और चौथा ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोला है। ये जो क्वेश्चन है मैं कहां से लेके आया हूं, ये सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के ला रहा हूं और अपनी जो मेरी स्टैंडर्ड बुक्स है मैं सारी बुक्स को ढूंढ रहा हूं और उनमें से आपके लिए सबसे बेहतरीन नोट्स में से क्वेश्चन ला रहा हूं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अपने दिमाग में सोचो कि क्या आप इसका आंसर ला पा रहे हो या निकाल पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप सोचो। तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कीटों द्वारा परागण जो होता है वो गुड़हल में नहीं होता है, गेहूं में भी कीट के द्वारा परागण नहीं होता, हाइड्रोला में पानी के द्वारा परागण होता है तो इसमें भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा अंजीर। अंजीर एक फल होता है। तो कितने भाई बहनों ने अंजीर को खाया है, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने अंजीर को खाया है या नहीं। मैंने तो कभी नहीं खाया। मेरा राइट आंसर है कि मैंने कभी नहीं खाई अंजीर। हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है दोहरा निषेचन किसमें होता है। भाई 2026 में ये क्वेश्चन बनने वाला है। यहां पर ये एमसीक्यू के फॉर्म में आया है। अगर ये 2 नंबर में आ जाए, अगर ये 3 नंबर में आ जाए, अगर ये 5 नंबर में आ जाए तो क्या आप विश्वास करोगे या नहीं? आपको विश्वास करना पड़ेगा मेरे भाई बहन। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो दोहरा निषेचन होता है, ये एक ऐसा टॉपिक होता है। अगर आप पिछले 2014 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि ये जो क्वेश्चन होता है ये हर साल आ रहा है, बोर्ड 2026 में भी आएगा। इसीलिए मैंने यहां पर एक एमसीक्यू रखा है और उसके बाद मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, समझाऊंगा सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी कि हमारा दोहरा निषेचन क्या होता है। तो दोहरा निषेचन किसमें होता है और इसमें ये होता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो शैवाल में दोहरा निषेचन नहीं होता है, कवक में दोहरा निषेचन नहीं होता, अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में दोहरा निषेचन नहीं होता, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी में दोहरा निषेचन होता है। आवृत बीजी का मतलब क्या है मैं बता दूं। आवृत बीजी, आवृत मतलब जिसके अंदर फूल हो, आवृत बीजी का मतलब एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब फूलों वाले पौधे। तो जिसके अंदर फूल होता है उसके अंदर ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि मैं बात करूं, बहुत सारे हमारे पास इतने सारे फूलों वाले पौधे हैं, उन जैसे कि मेरे पास गुलाब का फूल है, गुलाब का पौधा है, गुलाब में एक लाल रंग का फूल निकलता है। तो गुलाब का पौधा, उसमें क्या होता है, गुलाब जो होता है वो आवृत बीजी है। ऐसे कोई भी पौधा जिसके अंदर फूल निकलता है वो आवृत बीजी होता है। याद रखना, इसको कंफ्यूज मत होना, आवृत और अनावृत में कंफ्यूज नहीं होना आपको। याद रखना, जो दोहरी निषेचन होता है वो किस में देखा जाता है, आवृत बीजियों में देखा जाता है। ठीक है, हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न में से कौन असत्य फल है, मतलब फल नहीं है, वो असली फल नहीं है, फॉल्स फ्रूट है, वो फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट नहीं है। तो क्या आंसर हमारा होगा? 2026 में ये छपा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सेब, आम, मटर, अंगूर, मतलब ऐसा कौन सा फल है जो वास्तविक नहीं है, वो जो झूठा फल है, जो असत्य फल है, जो मिथ्या फल है, जो फॉल्स फ्रूट है। आपको क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, यहां से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। याद रखना, तो आपका जो सेब होगा, सेब जो है वो एक असत्य फल है, सेब कोई फल नहीं है, सेब एक ट्रू फ्रूट नहीं है, सेब एक फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट क्यों है मैं आपको बता दूं, फॉर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए।
जो सेब होता है वो अंडाशय से विकसित नहीं होता। सेब जो होता है वो पुष्पासन यानी कि थैलेमस से डेवलप होता है। इसलिए जो सेब होता है वो सत्य फल ना होके सेब जो होता है वो असत्य फल होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, याद रखना। सेब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले एमसीक्यूज के बारे में। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा चौथा, पांचवा और छठवें नंबर का एमसीक्यू। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपके 2026 में बिल्कुल छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमसे बोल रहा है कि आनुवंशिकी के जनक हैं। मतलब मैंने वही एमसीक्यूज लिए हैं जो जिनको मैंने अभी तक नहीं कराया, मतलब नए नए क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं आपके लिए। आनुवंशिकी के जनक कौन है? मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब जो हमें बताते हैं कि हमारे लक्षण जो है वो हमारे कुछ लक्षण हमारे पापा जैसे होते हैं, कुछ लक्षण हमारे मम्मी जैसे होते हैं। मतलब लक्षणों के बारे में या हमारे वंशागति के बारे में किसने बताया था? वही हमारे होंगे आनुवंशिकी के जनक। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आनुवंशिकी के जनक हैं? पहला ऑप्शन ह्यूगो डी व्रीज, दूसरा ऑप्शन कार्ल कॉरेंस, तीसरा ऑप्शन मेंडल, चौथा ऑप्शन जॉन सरमैक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, मेंडल, जिन्होंने अपने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कौन कौन से भाई बहनों को तीनों नियम तैयार हैं क्लास 10 से, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिनको नहीं तैयार हैं मैं उनको अपने नोट्स के द्वारा दिखा दूंगा, समझा दूंगा, वहां पर आप उनको तैयार कर लेना, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या बोल रहा है कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं, मतलब कितने % जो जीन्स होते हैं वो प्राप्त होते हैं। कोई बच्चा होता है वो उसके गुण, कुछ गुण अपने पापा जैसे होते हैं, कुछ गुण मम्मी जैसे होते हैं, कुछ गुण दादा जैसे होते हैं, कुछ गुण दादी जैसे होते हैं। मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसको बोलते हैं वंशागति या हेरेडिटी, जिसको बोल देते हैं आनुवंशिकी बोल देते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि पिता से बच्चे में कितने % जीन्स जा रहे हैं। जीन क्या होते हैं? जीन का मतलब डीएनए, जिससे पिता के लक्षण उस बच्चे में आएंगे। तो कितने % जीन जाते हैं वो आपको बताना है। क्या 25% जाते हैं या 75% जाते हैं या 50% जाते हैं या पूरे 100% जाते हैं, आपको ये बताना है। और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बोर्ड 2017 में आया था, यूपी बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं। सारे क्वेश्चंस केवल वही हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 10-10 साल से लगातार रिपीट हो रहे हैं, केवल वही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। इसीलिए बोल रहा हूं बायोलॉजी का महासंग्राम एक स्वाहा क्लास होने वाली है ये। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। तो पिता से कितने % जीन्स आते हैं बच्चे के अंदर? 50% जीन्स आते हैं, याद रखना। हमारा 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वंशागति के अध्ययन के लिए, मैंने आपको बताया वंशागति का मतलब क्या होता है, लक्षणों का पता करना। मतलब एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, इसको बोलेंगे वंशागति, पहला पॉइंट। तो वंशागति की स्टडी के लिए मेंडल ने, जो मेंडल हमारे पास है, जो आनुवंशिकी के जनक है मेंडल ने कौन से पौधे को चुना था? मेंडल ने वंशागति का अध्ययन किया था, लेकिन किस पौधे पर किया था? उस पौधे का नाम क्या है? उस पौधे का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके यहां पर सामने है। पहला ऑप्शन सेब है, दूसरा ऑप्शन आपके पास आलू है, तीसरा ऑप्शन आपके पास जंगली मटर, चौथा ऑप्शन आपके पास है उद्यान मटर यानी गार्डन पी। तो आपको बताना है मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था। तो पहला ऑप्शन आपका आप देख लो, सेब तो नहीं होगा इसका राइट आंसर, आलू भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। अब मुझे लग रहा है मेरे प्यारे भाई बहन 2 ऑप्शन में घबरा रहे हैं, सी और डी के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैंने सुना था कि मेंडल ने मटर के पौधे पर चयन किया था। मटर का जो रासायनिक नाम होता है वो आप याद रखना, पाइसम सटाइवम होता है। मटर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। अब आप ये भी याद रखना कि मेंडल ने जंगली मटर पर काम नहीं किया था, मेंडल ने जंगली मटर के ऊपर अध्ययन नहीं किया था, मेंडल ने गार्डन पी पर, उद्यान मटर पर अध्ययन किया था, याद रखना। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है और बोर्ड में क्वेश्चन आया भी है। जंगली मटर और उद्यान मटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, राइट आंसर आपका उद्यान मटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ एमसीक्यूज मैंने कराए। अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 7वां, 8वां और 9 नंबर का एमसीक्यू। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि वंशागति की इकाई क्या होती है। मतलब वंशागति के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना, तो वंशागति की इकाई क्या होती है ये हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, क्या वंशागति की इकाई गुणसूत्र होती है? दूसरा जीन, वंशागति की इकाई जीन होती है। तीसरा जीन प्रारूप,
चौथा गोल्जी इकाई। तो वंशागति की इकाई क्या होती है? डीएनए, और डीएनए की इकाई क्या होती है? जीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन। जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि जीन प्रारूप इसका गलत ऑप्शन है, गुणसूत्र इसका गलत ऑप्शन है, गोल्जी इकाई भी इसका गलत ऑप्शन है, याद रखना। अब हम बात करते हैं हमारे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विसंकर टेस्टोस का अनुपात है। तो मतलब द्विसंकर टेस्टोस जो होता है उसका रेशियो, उसका अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है 3:1, बी नंबर ऑप्शन हमारा 1:1, सी ऑप्शन हमारा है 9:3:3:1 और डी ऑप्शन हमारा 1:1:1:1:1। तो इसका मैं राइट आंसर बताना है तो मैं आपको बता दूं द्विसंकर टेस्टोस का अनुपात होता है 9:3:3:1। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संदेश वाहक आरएनए का निर्माण कहां पर होता है? तो जो संदेश वाहक आरएनए होता है उसका निर्माण कहां पर होता है? क्या केंद्रक में होता है, या गोल्जी इकाई में होता है, या राइबोसोम में होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास आरएनए होता है इसका निर्माण जो होता है वो केंद्रक के अंदर होता है, यानी कि न्यूक्लियस में होता है। कोशिका होती है और कोशिका के मध्य में मेरे पास एक कोशिका है और कोशिका के बीच में एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं केंद्रक। और ये यहाँ पर जीव द्रव्य भरा होता है, जीव द्रव्य। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी कोशिकांग डूबे रहते हैं और आरएनए का निर्माण यहाँ पर होता है, केंद्रक के अंदर होता है, याद रखना। ठीक है। तो आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे भाई बहन। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे सब्जेक्टिव वीवीआईएमपी क्वेश्चंस पर। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेटा स्टेटस से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन जो है वो आपके 2026 में छपने लायक क्वेश्चन है कि कैंसर जो हम पढ़ चुके हैं, कैंसर और एचआईवी के बारे में हमारे सिलेबस में है। तो कैंसर में क्या होता है कि बहुत सारे ट्यूमर्स जो होते हैं बॉडी में ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटा स्टेटस। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेटा स्टेटस से आप क्या समझते हैं? तो उसका उत्तर हमें लिखना है। हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? उत्तर बनाकर हम लिखेंगे। और आंसर में बायोलॉजी में क्या करना है? बायोलॉजी में कोई भी आंसर हमें रटना नहीं है। आप सोचो कि बायोलॉजी में मैं और रट के आंसर लिख दूं, ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजी में मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया। कैसे? अपनी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करो, बायोलॉजी में बनाना सीखो। कैसे? जैसे कि मेटा स्टेटस बोला गया है तो क्या बोलेंगे हम कि कैंसर कोशिकाओं का, कैसे लिखेंगे? कैंसर कोशिकाओं का मेटा स्टेटस में क्या होता है कि कैंसर कोशिकाओं का, मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आंसर लिखा जाता है। कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से मतलब एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से ब्लड, रक्त के द्वारा, मतलब रक्त यानी खून के द्वारा, रक्त के द्वारा दूसरे स्थान पर नए कैंसर, मतलब नया कैंसर बनाना, मतलब नया ट्यूमर बनाना, दूसरे स्थान पर नया कैंसर ट्यूमर बनाना, बनाना क्या कहलाता है? बनाना मेटा स्टेटस कहलाता है। बनाना क्या कहलाता है? बनाना मेटा स्टेटस कहलाता है। मेटा स्टेटस का गुण कहलाता है किसी भी कैंसर सेल का, याद रखना। ठीक है, गुण कहलाता है। तो ये मेरे पास आंसर मैंने लिख दिया है। आप इस आंसर को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अब हम बात करेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। जो हमारे पास ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका हमें पूरा नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ये मैं दिखाता हूं। सबसे पहले मेरे पास है CMI। तो CMI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या है इसका फुल फॉर्म CMI का? सेल मीडिएटेड, आई, सी से सेल, M से मीडिएटेड, आई से इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हमारा सेकंड नंबर फुल फॉर्म है HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन। सबसे पहले मेरे पास होगा H का मतलब है ह्यूमन, I का मतलब है इम्यूनो। उसके बाद डेफिशिएंसी हम लोग अपने मन से लिखेंगे क्योंकि होता है इसमें डेफिशिएंसी। V का मतलब है वायरस। तो I से इम्यूनो डेफिशिएंसी, पूरा हम इसको पूरा मिलाएंगे तो H से ह्यूमन, I से इम्यूनो डेफिशिएंसी और V से वायरस।
वी से कंप्लीट हो जाएगा, वायरस जो वी से वायरस हो जाएगा। ठीक है, हमारा थर्ड नंबर जो हमारा फुल फॉर्म क्या है, नैको। नैको का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो सी एन से, एन का मतलब है नेशनल, एन का मतलब है नेशनल, नेशनल, ए का मतलब है एड्स, नेशनल एड्स, एड्स, सी का मतलब है कंट्रोल, 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 ओ का मतलब मेरे पास होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास है, ये मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, अब लास्ट मेरे पास है एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड, 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 आई से इम्यूनो, आई से इम्यूनो, इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, डी से हो जाएगा मेरे पास डेफिशिएंसी, 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 एस मेरे पास, एस का मतलब है सिंड्रोम। तो एस का मतलब मेरे पास हो जाएगा सिंड्रोम। तो आपको मैं दोबारा इसका रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास सीएमआई, इसको दोबारा से रिवाइज करो मेरे साथ। सीएमआई का फुल फॉर्म होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, नैको का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस तरीके से मैंने 4 आपको फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस कराए। अब मैं बात करता हूं अपने आगे वाले बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 12वां और 13वें नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम का उपाय लिखिए। संक्रामक रोगों का मतलब होता है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टच के द्वारा, बिल्कुल छूने के द्वारा फैल जाते हैं, उनको हमारे संक्रामक रोगों की रोकथाम का उपाय। तो इसमें सबसे पहला उपाय जो होगा वो होगा लोगों को शिक्षित बनाना। अगर हम कोई भी संक्रामक रोग या संक्रमण रोकना चाहते हैं, सबसे पहले लोगों को हम बहुत एजुकेटेड बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे, ताकि वो लोग सोच पाएं, समझ पाएं और विज्ञान की तरफ थोड़ा वो रुख कर पाएं। तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित बनाना हमारा काम होगा। दूसरा, टीकाकरण करना। अगर हमें संक्रमण को रोकना है तो हमें बहुत बड़े स्तर पर, एक वैश्विक स्तर पर हमें टीकाकरण या वैक्सीनेशन स्टार्ट करना चाहिए, पहला, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हमें वाहक की समाप्ति पर ध्यान देना होगा। जैसे कि मलेरिया डिसीज है, अगर हमें मलेरिया को रोकना है या डेंगू को रोकना है तो सबसे पहले हमें मलेरिया डेंगू से पहले मच्छर को रोकना चाहिए, मच्छर की समाप्ति करना चाहिए, यानी कि वाहक की समाप्ति करना। लोगों को शिक्षित बनाना पहला काम। दूसरा काम टीकाकरण करना। अगर लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, तो पहले उनको शिक्षित बनाना, उसके बाद वैक्सीनेशन करना, उसके बाद हम वाहक की या वेक्टर की समाप्ति करेंगे। ये 3 पॉइंट याद रखना। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल, सीवेज वाटर। जो शहरों में लोग रहते होंगे वो जानते होंगे कि सीवेज वाटर क्या होता है, या गांव में नालियां जो होती हैं, जो बड़े बड़े नाले होते हैं, उनमें सीवेज का पानी आता है। तो सीवेज क्या होता है, घरों से निकलने वाला अनुपचारित या अर्धउपचारित पदार्थ, जो व्यर्थ पानी होता है, जिसमें मानवों और जीव जंतुओं के मल पदार्थ, बहुत सारे व्यर्थ पदार्थ, वेस्ट मटेरियल्स घुले हुए होते हैं, उस बजरे पदार्थ को हम बोलते हैं वाहित मल या सीवेज वाटर बोलते हैं। ठीक है, शहरों में सीवेज बोलते हैं, गांव में उसको वाहित मल बोलते हैं। ठीक है, वाहित मल कहलाता है, याद रखना। और ये पूरी डेफिनेशन आप तैयार रखना वाहित मल की। वाहित मल का उपचार हम 2 तरीके से करते हैं। शहरों में तो उपचार किया जाता है, लेकिन गांव में उपचार नहीं किया जाता। प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं, हम भौतिक विधियों से यूज करते हैं, उसको पानी को छानते हैं, उसके बाद इनका भौतिक निस्यंदन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, जीव विज्ञानी उपचार करते हैं। तो 2 तरीके से इसको उपचार करते हैं वाहित मल का। लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हमें पढ़ना भी है आगे वाली क्लासेस में। आज की बायोलॉजी क्लास में केवल इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।